हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद रजनी एंड टुडे हम सॉल्व करेंगे सेट 432-1 सेट 1 का पेपर सीबीएसई क्लास 10 2024। लेट्स गो। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेre's योर पेपर। आपका पेपर है ये सेट 1 का सीबीएसई क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर। यू नो 5 सेक्शंस है इसमें। You are well aware of it. Section A, Section B, ये दो sections हम इस वीडियो में करेंगे. So these two sections will be discussed over here. Section A is having 20 questions, 1 marker, super easy, जल्दी से होने वाले. So let's start. जल्दी से चलते हैं. So very first question, it says you this section A का पहला question, it says you it contains 20 questions, 1 marker. You have to find out the value of k for which the system of these two equations have infinitely many solutions. बहुत सारे solutions होते हैं. अब देखो तीन तरीके के solutions होते हैं. जब मेरे पास system of equations होता है, then always you have 3. तीन तरीके के solutions आ सकते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपके पास होते हैं infinitely many solutions, or then you have unique solution, and then you have no solution. ये तीन solutions होते हैं, right? So infinitely many solutions ये किस केस में होता है? जब आपकी coincident lines होती हैं. Unique solution intersecting lines. और no solutions किस केस में होता है? जब lines आपस में पैरेलल होती हैं. ओके, सो कोइंसिडेंट लाइंस में क्या रहता है आपके पास? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ओके, और इंटरसेक्टिंग में क्या रहता है? ये तीनों ही इक्वल नहीं होते हैं. पैरेलल लाइंस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2. तो ये चीजें तो यू हैव टू रिमेम्बर. हमारी इस क्वेश्चन में क्या है? इट हैज टोल्ड अस कि उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. दैट मींस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये वाला क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई होगा. अब इक्वेशंस लिख लेते हैं. कौन सी इक्वेशंस? दो. 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0. और दूसरी इक्वेशन 6x माइनस के वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0. चलो इनके आगे लिख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं. ओके, सो ये आपका a1, ये आपका b1, और ये आपका c1, और ये आपका a2, ये आपका b2, और ये आपका c2. चलिए, सो नाउ लेट्स गो. इसको अगर इस क्राइटेरिया को मैं देखती हूँ, फॉर द लाइन टू बी इनफाइनाइटली हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पर कि 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 अपॉन माइनस k इज इक्वल टू 8 अपॉन 16. तो चलो ये वाला पहले वाला पेयर उठा लेते हैं. ओके, सो व्हाट यू हैव, इनकी कटिंग हो जाएगी. फ्रॉम हियर व्हाट यू गेट इज 1/2 इज इक्वल टू 1/k. दैट गिव्स यू k इज इक्वल टू 2. So this is your answer. K is equal to 2. आपका option B. This is the correct answer to the question. Hope you understood this. चलो जल्दी से next question पे चलते हैं. Now the next question says you there's a point P which divides a line segment जो कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. रेशियो आपको दिया हुआ है. आपको क्या निकालना है? P के coordinates. That's it. So here is your line. These are the coordinates 4 minus 5, and here is your B which is having the coordinates 1, 2, and यहाँ पर एक पॉइंट है P. 5:2 का रेशियो है ना, तो P कुछ यहाँ पर होगा. तो ये 5:2 का रेशियो है. दिस इज द पॉइंट P विच इज से लेट्स से कि P के कोऑर्डिनेट्स जो है वो x और y है. अब हम अब क्या लगाएंगे? आपका सेक्शन फॉर्मूला. तो उसके अकॉर्डिंग 5 into 1 plus 2 into 4 upon 5 plus 2, that gives you x. Also 5 into 2 plus 2 into -5 divided by 5 plus 2. This is your y coordinate. अब ये क्या बन जाएगा आपके पास? 5 plus 8 13/7 आपका x आ गया, और ये तो हो गया 0 बिकॉज ये दोनों आपस में कट जाएंगे. So 0.7, that means आपका y भी 0 आ गया है. So the given point is 13/7, 0. That makes option C to be the right answer.
डन। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, जिसमें आपको दिया हुआ है कि A15 माइनस A11 जो है वो 48 है। जनरल टर्म कैसे दी जाती है? जनरल टर्म इज गिवन बाय द फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर A15 क्या होगा? A15 यहाँ पे AN लिख लो। तो A15 क्या रहेगा आपका? फर्स्ट टर्म प्लस 15-1 इंटू डी, यानी कि इसको मैं बेटर है ऐसे ही लिख लेती हूँ 14d। सिमिलरली A11 विल बी इक्वल टू A प्लस 10d। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 48 है। करेक्ट? सो लेट्स राइट, यू हैव A प्लस 14d माइनस A प्लस 10d दैट्स इक्वल टू 48। तो A प्लस 14d माइनस A माइनस 10d इज इक्वल टू 48। A और A कट जाएंगे, यू हैव 4d इज इक्वल टू 48 और d इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 4 which gives you 12, right? So ये रहा आपका ऑप्शन A. This is the right answer to the question. Hope you got that. चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको, इजी एक्चुअली, 1 मार्कर है तो इजी क्वेश्चन ही है ये। ओके लेट्स गो। So your equation is x square plus x plus 1 is equal to 0. So ये आपका A है. A is the coefficient of x square which is 1. Let's write it here. So A is the coefficient of x square, A is equal to 1. B is the coefficient of x, that is also equal to 1. और C आपका constant है, वो भी 1 है. तीनों चीजें 1। देखो अब आपको रूट्स, यहाँ पर उसने पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की बात हो रही है, राइट? तो रूट्स का नेचर कहाँ से पता लगता है? रूट्स का नेचर आपको पता लगता है डिस्क्रिमिनेंट से, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू -4ac से आपको रूट्स का नेचर पता लगता है कि रूट्स किस तरीके की है। ओके, जब ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होती हैं, राइट? जब ये इक्वल टू 0 होता है तब ये रियल एंड इक्वल रूट्स होती हैं, और जब ये लेस देन 0 होता है तो ये नॉन रियल, या आप इनको इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल रूट्स जो कहना है आप कह लो, इमेजिनरी या नॉन रियल रूट्स। ओके, अब यहाँ पर बी स्क्वायर, सो यू हैव बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, ये आएगा -3 जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो यानी कि रूट्स कैसे हैं? आपके नॉन रियल रूट्स हैं। दैट मेक्स आपका डी ऑप्शन एज करेक्ट आंसर। होप यू गॉट दैट। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 5। इट सेज आपके पास HCF है। ओके, HCF फॉर द टू टर्म्स इज गिवन टू दिस, LCM उनका ये दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K। आपको एक चीज पता होगी, रिमेंबर दिस थिंग, अगर नहीं भी पता है वैसे पता ही होगी आपको। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM is always equal to product of the two numbers, right? So HCF कितना है आपका 40 और LCM कितना है आपका, यहाँ पे देखो, this is your LCM, right? Let's write it down. So 252 into K is equal to product of two numbers. अब दो नंबर कौन से थे आपके? ये रहे ना आपके दो नंबर, एक ये वाला एक ये वाला। Okay, so these are 2520, 2520 and 6600. So यहाँ से आपका K जो है वो आ जाएगा 2520 into 6600 divided by ये। अब कैलकुलेशंस आ गई, एक मिनट, या ये तो सीधा 10 पे कट गया ना, इजी, बहुत इजी हो गया काम, 10 पे कट गया और ये गया। सो आपके पास ये गया 3300 पे, 2 पे, और ये गया 1650। दैट्स इट। के की वैल्यू आपके पास आ गई है 1650। हियर इज ऑप्शन 8। होप यू गॉट दैट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is your next question, question number 6. In the given figure ABC, आपको ये दिया गया है कि DE BC को पैरेलल है, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, AD 5 है और DB 2.5 है और BC जो है वो 12 है। ओके, सो नाउ
आपको पूछा क्या गया यहाँ पर, डीई किसके इक्वल है, सो ये निकालना है, ये लेंथ निकालनी है। देखने में पता लग रहा है क्या करोगे आप, सिमिलैरिटी के पीछे जाएंगे हम। ओके, क्योंकि मेरे पास तीन साइड्स दी हुई हैं, एक साइड नहीं है। अगर मुझे डीई और बीसी के बीच में रिलेशन चाहिए तो मुझे दो ट्राइंगल्स चाहिए होंगे। देखो हमेशा जब भी आपने क्वेश्चन करना है ना, पीछे से शुरू करो। आपको चाहिए क्या, आपको डीई चाहिए। डी ए डी, डीई कहाँ पर है आपको, मुझे चाहिए डीई। ठीक है, डी कहाँ पर है, डीई एडीई ट्राइंगल में है। और डी एडीई के बारे में सिर्फ मुझे एडी साइड दी हुई है, और चीज बाकी सब चीजें मुझे एबीसी ट्राइंगल के बारे में दी हुई है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को उठा लो, इन दोनों के बीच में ही हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, सो चलो यहाँ पर ये आपका हो गया। एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, सी, अब ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे ध्यान से देखो इसको, अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स उठा लेती हूँ, ये वाला और ये वाला, राइट, लेट्स राइट डाउन। इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए कॉमन है दोनों में, है ना। ऑल्सो एंगल एडीई इज इक्वल टू एबीसी, क्यों, एनीवन? यस, ऑल्टरनेट एंगल्स है भाई, डीई और बीसी आपकी पैरेलल लाइंस हैं। और दो ही एंगल्स वैसे तो काफी है सिमिलैरिटी के लिए, चलो तीसरा भी है तो लिख ही लेते हैं, कोई जरूरत नहीं थी वैसे इसकी। तो ये भी आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, देयरफॉर ट्राइंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना, करेक्ट। ओके, चलो एक मिनट, सो ये हो गया आपका। अभी क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव नहीं करना, मुझे डीई निकालना है। डीई के लिए आई विल बी पिकिंग अप, सी आपको ये चीज मालूम है कि जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं। देयरफॉर AD upon AB is equal to DE upon BC is equal to AE upon AC. Why? Corresponding sides of similar triangles are in equal ratio. Okay. So यहाँ पे, अच्छा अभी मुझे क्या चाहिए, डीई, डीई कहाँ पर है, यहाँ पर है, और मुझे दिया क्या हुआ है, एडी दिया हुआ है और एबी दिया हुआ है। सो मैं ये वाला पेयर उठा लूंगी, ठीक है। एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू डीई अपॉन डी सी। एडी कितना था, 5 था। एबी कितना है, एबी कितना है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ये दोनों अगर ऐड हो जाएंगे तो 5 प्लस 2.5 है ना। और डीई तो मैंने निकालना है, बीसी भी मुझे दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, हाँ। तो ये हो गया 5/7.5 इंटू 12 इज इक्वल टू आपका डीई। ये हो जाएगा 5 इंटू 12 इंटू 10/75, ये कटेगा 15 पे, ये 3 पे, ये 2 पे और ये 4 पे, यानी कि 8। तो 8 सेंटीमीटर्स आपका, दिस इज अ राइट आंसर, सी ऑप्शन। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पर आपका ट्रिग्नो का क्वेश्चन आ गया है। इट सेज यू कि इफ साइन थीटा, एक मिनट, ओके, साइन थीटा is equal to cos theta, right? What you have to find out is secant theta into sin theta. Given to find, देखो जब भी आप पेपर करने बैठोगे ना, जितना आपका पेपर सिस्टमैटिक होगा उतना ही बेस्ट है। क्योंकि एग्जामिनर को जितना कम एफर्ट लगेगा आपका पेपर चेक करने में, जितना आप उसको इजी प्रेजेंटेशन, एक अच्छा साफ सुथरा प्रेजेंटेशन दोगे ना, वो इम्प्रेस रहेगा, आपका पेपर मार्किंग अच्छे से रहेगी। सो ऑलवेज डू अ नीट एंड क्लीन पेपर गिवन टू फाइंड, yes, let's put the solution. Okay, so अभी sin थीटा cos थीटा, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत तरीकों से हो सकता है। we'll be picking up the easy one, very easy one। secant थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा,
इंटू साइन थीटा। अब आपको क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा को मैंने क्या लिख दिया है, साइन थीटा, ये दिया हुआ है मुझे। ओके, सो आंसर क्या आ गया, 1, सुपर इजी, राइट, सी ऑप्शन। डन, चलो नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन। सो इट इज आस्किंग यू, two dice are rolled together, the probability of getting the sum of two numbers be more than 10। ओके, दो डाइस रोल हुए हैं, प्रोबेबिलिटी में डाइस को ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो जब दो डाइस रोल होंगे तो कितने आपके वो होंगे, दो डाइस जब आपके रोल होंगे तो 36, यानी कि 6 into 6, आपके 36 आउटकम्स आते हैं, है ना। अभी आपको पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दोज नंबर्स जिनका सम जो है वो मोर देन 10 हो, यानी कि हमें 10 भी नहीं चाहिए, हमें मोर देन 10 चाहिए, राइट। आपको वो पूरा का पूरा चार्ट याद होगा ना, 1 1 1 2 1 3 1 4, पूरा का पूरा। तो किन में आपका मोर देन 1 आता है, 5,6, राइट, 6,5 और 6,6, ये तीन ऐसे केसेस हैं जिनमें आपके पास मोर देन 10 आ रहा है। बाकी अगर मैं कुछ भी लूंगी तो वो 10 या 10 से कम आएंगे, मोर देन 10 वाले सिर्फ ये तीन केसेस ही बनते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मोर देन 10, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। अब फेवरेबल कौन से कितने केस है, मेरे पास तीन केस हैं जो फेवरेबल है। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6 into 6, यानी कि 36 आउटकम्स मेरे टोटल हैं, यानी कि 1/12, दिस इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, आपका डी ऑप्शन। होप यू गॉट दैट। चलो नेक्स्ट वन। अच्छा, अभी यहाँ पर आपको उसने पूछा है, यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जहां पर एक मिनट, ओके, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड अल्फा एंड बीटा, सॉरी अल्फा एंड बीटा 0 है इस पॉलिनोमियल के, और आपको ये निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, लेट्स राइट इट, ये आपने निकालना है। ओके, इसको बाद में लिखते हैं, वेट, आपके पास इक्वेशन है उसको ध्यान से देख लो। पहले तो आपको दो फॉर्मूलाज तो याद होंगे, सम ऑफ रूट्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर बेस्ड, एक 1 मार्कर क्वेश्चन पक्का, लाइक 100% श्योर, 100% की एक 1 मार्कर इसमें से आएगा ही आएगा, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जिसमें आपके इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो अब आपको दो रूट्स जो हैं वो अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, और आपकी इक्वेशन जो दी हुई है वो है 5x² + 3x - 7, यहाँ पर a आपका 5 है, b आपका 3 है और c आपका -7 है। Okay, so 1/alpha plus 1/beta, this will be equal to ये, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया आपका, -b/a, 3/5, राइट, सम ऑफ द रूट्स -b/a ही होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a, so this is -7/5, right, so -3/5 divided by -7/5, this will be -3/5 multiply by this, answer will be 3/7। ओके, क्योंकि ये कट जाएंगे, आपका माइनस माइनस कट जाएगा, सो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 3/7, ऑप्शन बी। होप यू गॉट दैट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। अब ये कहता है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं एबीसी और पीक्यूआर, तो मान लो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं आपके एबीसी और एक ये बड़ा वाला हो गया ये पीक्यूआर, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, पेरीमीटर इनका है एबीसी का, अच्छा मैंने बड़ा छोटा बना दिया, चलो ओके, सो ये आपका बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया एबीसी, इसका पेरीमीटर जो था वो है 56 सेंटीमीटर, और एक छोटा वाला ट्राइंगल हो गया आपका
PQR और ये है 48 सेंटीमीटर। ओके, चलो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो लिख लो। पहले आपके पास दिया हुआ है ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अगर ये सिमिलर है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी, सो दैट मींस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। एक और चीज ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, ये तो आपको मालूम होगा ना, जब ट्राइंगल्स दो सिमिलर होते हैं उनके पेरीमीटर भी सेम रेशियो में ही होते हैं। सो नाउ व्हाट यू हैव, इनका पेरीमीटर आपने निकालना क्या है, AB अपॉन PQ अपॉन AB। कहाँ है PQ अपॉन AB, ये रहा। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सॉरी नॉट एरिया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज 56 और PQR का 48 है। ओके, ये आपके जाएंगे 4 पे, चलेंगे पहले 12 और 14, 7 और 6। सो दैट मीन्स PQ अपॉन AB आपका 6/7 है, दैट इज योर आंसर। ओके, so this is your answer. Let's check with the options B, right? चलो next one, question number 11. Okay, AB and CD are two chords of the circle intersecting at P. अच्छा, ये दो chords यहाँ पर intersect कर रही हैं, कौन सी chord होगी, AB और CD, ये वाली। ठीक है, ओके, सो ये वाली AB होगी और ये CD, ये intersect कर रही है यहाँ पर P पे। डन। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, सिमिलैरिटी है, किस किस ट्राइंगल में सिमिलैरिटी आ रही है। पहले देखो, ट्राइंगल आपके पास है ADP, ये वाला ट्राइंगल, और CBA। ओके, चलो दूसरा कौन सा है, ADP और BPC। ADP यही वाला, और ये BPC, BPC। ये दोनों ट्राइंगल्स लग तो रहे हैं, एक मिनट चेक करें। ओके, सो अगर मैं दो ट्राइंगल उठा लेती हूँ, आपका ट्राइंगल ADP, ये वाला ट्राइंगल ADP, और ये ट्राइंगल देख रही हूँ, ट्राइंगल BPC। ये दो ट्राइंगल थे ना। चलो, तो सबसे पहले क्या हो गया, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दो एंगल्स तो वर्टिकली ऑपोजिट हो गए, कौन से, ये वाले, राइट। सो यहीं पे ही गलत हो गया, यहाँ पे मिडल में D है, यहाँ पर P है, ये तो गलत ही हो गई ऑप्शन, नो, बी वाली गलत है। ओके, अब ADP CB, देखो यहाँ पर जो P है वो P के साथ आ गया। चलो ये देख लेते हैं, ट्राइंगल ADP और दूसरा है ट्राइंगल BCP। ओके, सो ये दोनों एंगल्स तो हो गए, फाइन। एंगल APD इज इक्वल टू एंगल CPB, आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट। सो नेक्स्ट आपके कौन से एंगल्स इक्वल हैं, एक ये वाला एंगल जो D है, ये जो D एंगल है ये एंगल के इक्वल है। एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल ABC। एक मिनट, वेट, ABC नहीं आ रहा, ये BPC ट्राइंगल है ना, ओके, PBC, राइट। अब ये क्यों है, देखो ये कॉमन कॉर्ड थी, AC ने यू कैन से एंगल्स फ्रॉम सेम कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, एक ही कॉर्ड ने सर्कमफ्रेंस के ऊपर ये एंगल्स बनाए हैं, ये इक्वल होते हैं, देयरफॉर तीसरा जो एंगल मेरे पास बचता है, एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल C वाला ना, बीच में आएगा, C बीच में आ जाएगा, और यहाँ पर तो आप कुछ भी लिख दो, BCP, ऑलराइट। सो कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए होंगे, देयरफॉर द ट्राइंगल ADP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBP बाय एंगल, इसको रहने दो, सिमिलैरिटी
क्राइटेरिया। सो ये कहाँ से किसके साथ मैच कर रहा है? ये आपका डी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। दैट मेक्स ऑप्शन डी टू बी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि डी एंगल जो था वो है किसके इक्वल? वो है, एक मिनट, डी एंगल किसके इक्वल था? डी एंगल बी एंगल के इक्वल थे, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल थे। सो दिस विल बी द राइट नोटिफिकेशन, दैट मेक्स आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। होप यू गॉट दैट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. It says, if value of each observation in a data is increased by 2, the median of the new data increases by 2. एक minute. Okay. So it increases by 2 or remains same, or it increases by 2 and or it decreases by 2. अब ये देखो यहाँ पर मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है आपका डाटा जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देते हैं, तो जो मिडल वैल्यू होती है वो मीडियन होता है। ओके, मिडिल वैल्यू देखो, डाटा को इंक्रीज, हर एक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज किया गया, तो मतलब मिडिल जो मीडियन बीच का जो वैल्यू होगा वो भी 2 से इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट, दैट मीन्स सिंपल क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? ये ऑप्शन है सिंपल, क्योंकि देखो सारी ऑब्जर्वेशंस 2 से इंक्रीज हो रही हैं, तो इसका मतलब जो मीडियन होगा वो भी 2 से। मीडियन कोई एवरेज नहीं है, मीडियन जो बीच वाला एक डाटा है, डाटा की एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो बीच में खड़ी हुई है जब हम डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अगर मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड करे हैं, तो मीडियन में भी तो 2 ऐड होंगे, तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन विल बी इंक्रीज बाय 2, दैट्स इट, सिंपल। ऑप्शन ए, राइट, करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। बॉक्स कंटेन्स कार्ड जिनमें 6 to 55 नंबर्स लिखे हुए हैं। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। प्रोबेबिलिटी जो कार्ड निकाला गया है हैज अ नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो सबसे पहले तो क्या करो, आपके पास नंबर्स कहाँ हैं? 6 से लेके 55 तक, इन दोनों के बीच में परफेक्ट स्क्वायर्स लिख लो, कौन कौन से हैं? 9 आ गया, 4 का 4 का स्क्वायर 16, 25, 36 और 49। कितने परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए इन दोनों के बीच में? 5 परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए। ऑलराइट, अब कितने 6 to 55 कितने नंबर्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6 to 55 में? ये होंगी 55 माइनस 6 प्लस 1। एक ऐड किया जाएगा क्योंकि मुझे 6 को भी इंक्लूड करना है, ये गलती बहुत लोग करेंगे। ओके, सो पे अटेंशन, डोंट डू दिस मिस्टेक। 6 को हमने लेना है दोबारा, तो 1 विल बी एडेड एंड दिस विल गिव मी 50। सो नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी, probability that the card drawn is a perfect square. नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कितने फेवरेबल केसेस हैं? 5 ऐसे केसेस हैं जिनमें आपका वो विड्रॉ किया जाएगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, टोटल केसेस कितने हैं? 50 हैं। सो आंसर क्या हो गया? 1/10। ऑलराइट, सो ये रहा सी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सो यहाँ पर आपको एक फिगर दी हुई है, टेंजेंट दिए हुए हैं पी ए और पी बी। ये दो टेंजेंट्स है, सेंटर आप इस सर्कल का ओ है। फ्रॉम द पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पी ए जो है दैट इज इक्वल टू 5। ओके, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, एक्चुअली वेरी इजी क्वेश्चन सब कुछ आपके सामने है, बस इसमें अगर आपको एक चीज मालूम होगी तो क्या था वो? टेंजेंट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट दे आर इक्वल। पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है। रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट, जब एक सर्कल होता है टेंजेंट्स फ्रॉम द कॉमन पॉइंट दे आर इक्वल इन लेंथ। अब पी ए जो था वो 5 था, तो पी बी कितना हो गया? 5 हो गया। नाउ लेट्स टेक ट्राइंगल पी ए पी। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? दिया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, सो दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सो दैट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो पी ए कितना था? 5, और पी बी कितना है? 5। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 प्लस 25 50, ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 2, सो दिस विल बी 5√2 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर आपका बी ऑप्शन। ओके, राइट, इजी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. इट सेज एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल जिसकी वर्टिसेस दी हुई हैं, डायगोनल निकालना है, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है कि नहीं होती है? सेम. चलो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लें जल्दी से. लेट्स गो. नहीं बन रहा है, क्या हो गया इसको? चलो ऐसे बना. यहाँ पर ये आपका एक रेक्टेंगल है. सो हियर इज योर एक्स, दिस इज योर ओ. origin, मैं इसको देख के नहीं लगा रही हूँ. आई होप आई एम पुटिंग इट राइट. ओके दिस इज 0 4 एंड ये आपका z हो गया एक्स वाई. ओके सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल. ईच डायगोनल देखो ये एक्स और वाई ये तो मुझे दिया ही नहीं हुआ. दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है, ये लेंथ निकाल लेते हैं. ये आपका ओ था, नहीं ओ नहीं था, वाई था. Okay, so you have x, y, it will be given by root of 0 minus of minus 3, which will be plus 3 square, plus 0 minus 4 square, 9 or 16. ठीक ही कर रही हूँ. 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर्स. नहीं यूनिट नहीं दिया मैं. अब आपको पता है रेक्टेंगल की दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. So that means OZ is equal to XY and both are equal to 5 units. So that makes option A is the right answer to the question. Hope you understood that. Next is question number 16. आ गया. आ गया. So यहाँ पर आपको दिया हुआ है. Okay. यहाँ पे आपको दिया हुआ है विच टर्म्स ऑफ द एपी. ये वाला एपी कौन सी टर्म जो है वो 16 है. इजी नॉट डिफिकल्ट, अगेन क्वाइट इजी क्वेश्चन. यहाँ पर है, एक मिनट. ऑलराइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल टर्म इज गिवन बाय फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और आपने वो टर्म निकालनी है. मतलब आपने क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमने निकालना है n. n क्या है? So which term is 16? That means 16 is equal to first term. First A क्या होता है आपका? First term. A इस क्वेश्चन में है -29. D क्या होगा? -26 minus of -29. D होता है ना A2 minus A1. So this will be -26 plus 29. That is equal to 3. So आपका A आया -29. N मुझे निकालना था और D है मेरे पास 3. इधर जाके ऐड हो जाएगा and you will get ठीक ही कर रही हूँ ना. 40. No, sorry, not 40. This is 45. n minus 1 into 3. तो 45 about divided by 3 ये हो जाएगा 15 और 16. तो यानी कि 16th टर्म होगी. दिस इज योर बी ऑप्शन. ओके इजी. नेक्स्ट. सो यहाँ पर है आपके पास in the given figure, AT is tangent to the circle centered at O. CAT 40 है, CBA निकालना है. ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी है. आपको इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. एक थ्योरम लग जाएगी. कौन सी? देखो यहाँ पे देखो, ये आपका एक कॉर्ड है AC और ये है आपका टेंजेंट, राइट? द एंगल मेड बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल थ्रू द सेम पॉइंट. यहाँ पर ध्यान से देखो इसको. A से, एक मिनट, यहाँ पर A से मैंने एक कॉर्ड निकाली है AC और एक टेंजेंट जा रहा है इसी पॉइंट पे. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका होना जरूरी है. ओके थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. एक मिनट. सो the angle made by the chord and the tangent at a point of contact is equal to the angle made by the chord on the circumference of the circle through the same point of contact. Okay, so that means अगर ये 40 है तो ये एंगल भी आपका 40 डिग्री ही है. सो एंगल CBA is equal to 40 डिग्री. नो कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन भी चाहिए होगा तो वो भी मैं करके बता देती हूँ. ये थ्योरम लग जाएगी एंड यू विल गेट योर आंसर. ऑप्शन डी.
अब अगर आपने ये थ्योरम नहीं लगानी है, सपोज आपको, कईयों को एक थ्योरम ना एक्चुअली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, कईयों को लगती है, सो नो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एंगल 90 डिग्री था, यू नो द रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलरली गिरता है, ये 90 डिग्री एंगल था, राइट। अगर ये 90 डिग्री एंगल है, उसमें से ये 40 है, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। अब लो ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, 180 डिग्री, राइट। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, और हमने अभी एंगल बी ए सी निकाला, ये अपना कितना आ गया था, 50 आ गया। तो ए बी सी plus this is equal to 180 degree. Angle ABC is equal to 180 minus 90 minus 50. ये कितना आएगा, 40, राइट। अगेन सेम, राइट। सो ये भी आपका 40 डिग्री आ गया है, चाहे आप इस वे से कर लो, चाहे आप उस वे से कर लो, वहां से आपका टाइम बच जाएगा, यहाँ पे आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा, और तो कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18. It says after an examination, a teacher wants to know the marks obtained by the maximum number of students in her class. Okay, maximum. She requires to calculate dash of marks. तो देखो, जब भी बहुत ज्यादा बार मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, जब भी मॉड का मतलब क्या होता है, देखो अलग अलग चीजों का अलग अलग मतलब है। मीडियन आपको क्या बोलता है, मीडियन आपको सेंट्रल वैल्यू दे देता है, जब आपका सेंट्रल वैल्यू ऑफ, और यू कैन से सेंट्रल फिगर ऑफ डेटा, ठीक है। मीन आपको एवरेज देता है डाटा का, और मॉड आपको वो चीज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है। रेंज जो होता है वो डिपेंड करता है, वो क्या होता है आपका हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में डिफरेंस, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। जैसे सपोज करो आपकी क्लास में सबसे कम मार्क्स आए हैं 10 और मैक्सिमम मार्क्स आए हैं 100, तो रेंज कितना रहेगा, 100 माइनस 10 यानी कि 90। मॉड उसने पूछा है क्वेश्चन में, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास, तो ये रहेगा आपका मॉड ऑफ डेटा। ओके, सो सीइंग दैट यू हैव द ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर, इजी काफी। चलो नेक्स्ट वन। सो असर्शन के क्वेश्चन आ गया, अच्छा ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है, आपका असर्शन होगा, आपके पास रीजन होगा, आपने ये देखना है असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए ऑप्शन चूज करोगे, दोनों ही ट्रू है पर रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, देन यू विल चूज बी ऑप्शन। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट, तो सी और असर्शन ही गलत है बट रीजन आपका ट्रू है, देन यू विल चूज डी ऑप्शन। ओके, चलो पहले आपका असर्शन उठा लेते हैं। असर्शन क्या कहता है, साइन ए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3, जहां पर ए जो है वो पहले एक क्वाड्रेंट में है, 0 to 90 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है यहाँ पर, या देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज दिस मच। तो साइन और कॉस के बीच में आपके पास एक आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए यानी कि 1/3 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a is equal to 1, so cos square a is equal to 1 minus ये 1/9 हो जाएगा, so you will have 8/9। ये आपके पास cos square a है, so cos a आपके पास रूट ऑफ 8/9 यानी कि रूट ऑफ 2 into 2 into 2 upon 3 into 3 यानी कि 2 upon 3, ये so cos a आपका है 2√2/3। दिस इज योर असर्शन, यानी कि मेरा असर्शन तो हो गया सही। और रीजन कहता है फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसी को तो लेके हमने सॉल्व किया है, सो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, दो क्यूब हैं, टू क्यूब्स ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर joined together, the total surface area of the newly formed cube is this much. Okay, तो यहाँ पर आपके पास दो क्यूब्स दिए हुए हैं, लेट्स मेक दोस क्यूब्स।
सो दीज आर योर टू क्यूब्स। यहाँ पर ये पहला वाला क्यूब है आपका, इसकी साइड 10 थी, दूसरे वाले की भी साइड 10 थी। अब उसने किया क्या, उसने किया इन दोनों क्यूब्स को मर्ज, आपस में एक दूसरे के ऊपर रख दिया, राइट। अब ये जो 10 था यहाँ पर, राइट, ये आ गया इधर। नाउ अब इसकी लेंथ क्या हो गई, सी, नाउ द लेंथ विल बी इक्वल टू 10 + 10 यानी कि 20, और विड्थ और हाइट ये तो 10 ही रह गए ना, इनको तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ, वो तो उतनी की उतनी रह गई है। देखो हाइट भी उतनी है, विड्थ भी उतनी है, सेम चीज रह गई है। अब आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अब ये क्या बन गया, अब ये शेप पहले क्यूब की थी, अब ये शेप हो गई है क्यूबॉइड की। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 into LB, BH और HL. So L into 20 into 10, 10 into 10 और ये, ये आपका 200, 100 और 200, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर यहाँ पर आपको दिया गया हुआ है, आपको दिया 12, तो यानी कि असर्शन ही गलत हो गई है। तो आप रीजन की तरफ जाओ ही मत ना, हमारे पास इतना टाइम तो ऑलरेडी नहीं होता, टाइम बचाना है हमने। सो आपका सीधा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओके, वैसे रीजन अगर मैं देखूं तो एरिया ऑफ ईच सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी गलत है, रीजन भी गलत है। क्यूब का क्या होता है, क्यूब का होता है 3, नो 6, एक मिनट, total surface area of cube 6 into side square, so 6 into 10 square, ये आना था 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये रीजन भी गलत है, असर्शन भी गलत है, दोनों चीजें गलत हैं। दैट्स इट। सो दिस फिनिशेस योर सेक्शन ए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, आपका सेक्शन बी इसी पेपर का। ये कह रहा है इन द सेक्शन देयर आर 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के हैं, चलो इजी। क्वेश्चन कह रहा है कैन द नंबर 15 पावर n बीइंग द नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0, नहीं ये नहीं हो सकता। एक्चुअली 2 मार्क्स में है तो आपको इसको समझाना पड़ेगा, अगर 1 मार्कर में होता तो हम यस नो करके एक आध लाइन लिख के उसको ड्रॉप कर सकते थे, बट दिस इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन। सो हियर यू हैव 15 रेज टू पावर n, 15 के फैक्टर्स क्या रहते हैं, 3 into 5 रेज टू पावर n, ये हो जाएगा। देखो 10 के फैक्टर क्या होते हैं, सॉरी, हाँ, 0 पे एंड होगा ना, तो 0 का मतलब कि मुझे 10 के फैक्टर चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 2 चाहिए था। यहाँ पर अगर जो भी नंबर दिया हुआ है इसके 2 and 5 दोनों फैक्टर होते, 2 फैक्टर्स होते इसके मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2 फैक्टर होने जरूरी थे, तभी इसके यूनिट डिजिट पे 0 आ सकता था। क्योंकि यहाँ पर 5 है पर 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में उसने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके डाला हुआ है। ओके, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल एबीसी फॉर्म्ड व्हेन दीज वर्टिसेस। ओके, तो आपके पास एक ट्राइंगल आ गया है, ये रहा। सो दिस इज योर ट्राइंगल, इसकी वर्टिसेस दी हुई हैं, ए है 1,0, बी है आपका ये, सी है ये। ओके, आपको ये देखना है कौन से टाइप का ट्राइंगल है। देखो अगर मुझे साइड्स के बारे में दी हो, मेरे पास 3 तरीके के ट्राइंगल्स जो नॉलेज में है। एंगल्स की बात नहीं मैं करूंगी, मैं साइड्स के अकॉर्डिंगली, अगर हम साइड्स को देखेंगे तो इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलेस होता है, या स्केलीन होता है। इक्विलेटरल में क्या होता है, 3 साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और यहाँ पे कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। तो निकालना क्या पड़ेगा, मुझे तीनों साइड्स निकालनी पड़ेंगी। पहले ए बी निकाल लें, चलो। ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला 1 माइनस ऑफ दिस 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5 +5 हो जाएगा। यहाँ पे 0 था तो ये आंसर मेरा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका बी सी जो है वो हो जाएगा, कहाँ बी सी, अच्छा ये रहा, -5 +2 का स्क्वायर और 0 - 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा
-3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर जो कि होगा 9 और 25 √34. नाउ लेट्स फाइंड आउट AC. AC भी क्या रहेगा, -1 माइनस ऑफ -2 + 2 का स्क्वायर, 0 -5 का स्क्वायर. सो दिस विल बी 3 स्क्वायर और -5 स्क्वायर. सेम चीज आ गई, ये भी आपका 34 आ गया. तो ये दो साइड्स जो थी वो इक्वल हो गई, राइट. सो दैट मीन्स टू साइड्स, आपका AB जो है वो 6 आ गया, आपका BC 34 रूट आ गया, और AC भी आपका √34 आ गया. सो दैट मीन्स ये कौन सा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ओके, चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट, ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. जब भी देखो साइन के साथ उनके एंगल दे दिए ना, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अपना वही हमारा साइन का टेबल चाहिए. साइन कॉस 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90. टेबल याद होना चाहिए क्वेश्चन का. तो फिर अगर आपको टेबल आता है तो ये फ्री के मार्क्स है आपके. टेबल याद करने की आई टेल यू शॉर्ट ट्रिक, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था. सो यू विल राइट हियर 0, 1, 2, 3 और 4. अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से सबको. अब हम क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे रूट. ये अब इसका रूट निकालने के बाद यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे 1/√2 आ गया, यहाँ पे √3/2 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया. ओके, अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं. व्हाट वी वर आस्क्ड इन द क्वेश्चन वाज 2 sin square 30 secant 60 टेंजेंट स्क्वायर 60. सो दिस इज sin square 30 कितना था आपका. अच्छा, cos की का टाइम पे क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है ऐसे, और ये 0. ओके, तो sin square 30 कितना होता है, 1/2. स्क्वायर है तो दो बार ही लिख लें. और secant 60 यानी कि ये 1/cos 60 होता है ना. चलो ऐसे लिख लो एक बार. और tan square 60. टेंजेंट कितना होता है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू √3. सो √3 का स्क्वायर, और ये कटा इससे 1/2. cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2. ये ऊपर चला जाएगा, ये भी कट जाएंगे, और ये 3 आ जाएगा. तो यानी कि दिस इज योर आंसर 4. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. अच्छा नहीं, उसी क्वेश्चन में चॉइस है आपके पास, आपको जो भी दोनों में से करना होगा, दैट्स एंटायरली अप टू यू. सो नाउ ये भी ट्रिग्नो का ही क्वेश्चन है. दोनों ही बड़े इजी क्वेश्चन थे, पर मेरी अगर पूछोगे तो वो वाला ज्यादा इजी था, काफी इजी क्वेश्चन था. एनीवेज, यू हैव 2 sin, लेट्स राइट, यू हैव 2 sin a + b √3. अब देखो यहाँ पे sin a + b क्या हो जाएगा, √3/2. अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया, 3/2 किस पर होता है, 60 डिग्री पे होता है, यानी कि a + b जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा. ओके, ऐसे ही आपको दूसरी चीज क्या दी हुई है, cos a - b इज इक्वल टू दिस. सो cos a - b 1 है. 1 किस पर होता है, 0 पे, राइट. सो दैट मीन्स a - b जो है 0 है, यानी कि a और b इक्वल है. और यहाँ से अगर मैं लूं a + b इज इक्वल टू 60, a + a इज इक्वल टू 60, यानी कि 2a जो है वो 60, यानी कि a होगा 60/2, दैट इज 30. तो a और b जो थे वो इक्वल थे. सो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, a इज इक्वल टू b. सो दैट मेक्स 30 एज आंसर. यही निकालना था, क्या निकालना था, हाँ. सो आंसर ए और बी दोनों ही 30 डिग्रीज के हैं. ओके, चलो नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 24. ये कहता है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट ओ. इज एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी. यानी कि ये वाला एंगल, इट्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. ओके, सो टू प्रूफ, एक मिनट, आई क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट. So here is, to prove angle BAC
इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। आई डू समथिंग, इनको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ दिया इससे। अब आपको पता है ये क्या, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। एक मिनट प्रूफ पे चले। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, दोनों रेडियस है ना। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, राइट। एक मिनट, यस, ये एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, दैट मीन्स एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, है ना। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ना, राइट। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब एक और चीज का ध्यान दो यहाँ पर, एक मिनट, this angle is equal to this angle is equal to 90 degree. Now why is that? Angle OAB is equal to angle OCD is equal to 90 degree. Radius falls perpendicularly on tangent of the side. Radius जो होता है वो perpendicularly fall करता है. That means, see, हमें क्या प्रूव करना था, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC क्या हो जाएगा, एंगल BAO प्लस एंगल OAC। तो ये कहाँ पर है, ये 90 डिग्री प्लस एंगल OAC, ऐसे ही रहने दें। और यहाँ पर दूसरा एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल DCO प्लस एंगल OCA। ये 90 था और OCA जो है वो OAC के इक्वल है फ्रॉम 1। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल है OAC फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो ये देखो ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। इनको अब हम नाम दे देते हैं, इसको दे दो 3 और इसको दे दो 4। सो नाउ फ्रॉम 3 and 4 BAC is equal to DCA, right? Hence proved. Done. Okay. Hope you understood them. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है देन यू कैन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, श्योरली वी विल सॉर्ट इट आउट। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है या कुछ भी लग रहा है, फील फ्री। Question number 25, section part A, in what ratio is the line segment joining these two points divided by the line y is equal to x? So यहाँ पर ये दो आपके points हैं. Let's say this is A, this is 3, -5, and let's say this is point B, this is -1, 6. और यहाँ पर मान देते हैं कि इन दोनों को काट रहा है ये लाइन y is equal to x. देखो y इसको P नाम दे देते हैं, P पॉइंट पे कट हो रहे हैं, y is equal to x लाइन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को एक ही कोऑर्डिनेट दे दें, एक्स रहने दो, कंफ्यूजन ना हो जाए, ए ले लो। देखो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, दैट मींस दोनों सेम है, तो अगर मैंने एक को ए लिया तो दूसरा भी ए ही है। ओके, सो रेशियो निकालना है, लेट पी डिवाइड ए बी इन द रेशियो p is to 1, राइट। तो ये p is to 1 रेशियो है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, अकॉर्डिंग टू योर सेक्शन फॉर्मूला, p into -1 into p plus 1 into 3 is upon p plus 1 is equal to a। और दूसरी चीज क्या है, p into 6 plus 1 into -5 upon p plus 1 is equal to a। तो ये आ जाएगा 6p -5 is equal to a into p plus 1, और यहाँ पर आ जाएगा -p plus 3 is equal to a into p plus 1।
सो लेट्स से ये आपका 1 है और लेट्स से ये आपका 2 है. सो नाउ फ्रॉम 1 and 2, माइनस पी प्लस 3 इज इक्वल टू 6p माइनस 5. तो ये आएगा -7p इज इक्वल टू -8. p आपका आ गया 8/7. सो ये डिवाइड किस रेशियो में हो रही है? इस रेशियो में, यानी कि 8:7 रेशियो में. दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. ओके, P आपका 8/7 आ गया. सो दैट मीन्स 8/7:1 का रेशियो था. यही हमने सपोज किया था. सो दैट मीन्स 8:7 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. अब हमको लग रहा है ये भी चॉइस में है. यस, ये भी चॉइस में है. और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन बी का. नाउ इट सेज कि ये 3 वर्टिसेस हैं ट्राइंगल की. ट्राइंगल बना लें पहले. ये रहा ट्राइंगल. Now you have this A 3,0. This is your point B, which is 6,4. This is your point C -1,3. They're the vertices of the triangle ABC. You have to find out the length of its median BE. So here you have BE. ये रहा median, यानी कि ये इक्वल कट हो रहा है. Since आपका BE median है, therefore AE इज इक्वल टू EC, यानी कि E क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया, राइट? BC के ऊपर, AC के ऊपर, राइट? सो E के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? इट विल बी गिवन बाय 3. आपको पता है ना, लाइक मिड पॉइंट के क्या होते हैं? x1 + x2/2, y1 + y2/2. दीज आर द पॉइंट्स फॉर द मिड पॉइंट. सो ये हो जाएगा 3 -1/2 और 0 + 3/2. ये हो जाएगा 2/2, 3/2, यानी कि 1,3/2. सो E के कोऑर्डिनेट्स आ गए ये आपके पास. अब तो BE निकालना है सुपर इजी. एक्चुअली बड़े इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको इस बारे, सच्ची में. सो BE आपका क्या रहेगा? 6 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि B आपका है 6,4 और E है ये. तो 6 -1 का स्क्वायर और 4 -3/2 का स्क्वायर. ठीक है, एक मिनट. तो ये 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 - 3. दैट मीन्स ये है इतना. तो ये हो गया 25 और ये हो गया 25/4. ठीक कर रही हूँ, एक मिनट चेक कर ले. या सो दिस मेक्स इट 25 को बाहर ही ले आए. 1 + 1/4 होल अंडर द रूट. सो ये हो गया 5 और अंदर आपके बचेगा 5/4. सो ये कितना आ जाएगा आपका? ऊपर लिख दूं 5√5/2. दिस इज द आंसर. सो मीडियन BE की लेंथ कितनी आ गई आपकी? 5√5/2. यूनिट्स नहीं दिए हुए तो बस यूनिट्स. सो दिस द आंसर टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. इसी के साथ आई थिंक हमने कर लिए हैं सारी खत्म. यस, we have completed all the questions. आपके सेक्शन A, सेक्शन B, सेट 1, क्वेश्चन 30-1. ओके, कोड आपका 30-1 ये वाला पेपर था मैथ्स का, CBSE क्लास 10 2024 का पेपर. Okay, I'll catch you soon with the section C, D, E with the same paper. Very best of luck. Keep preparing. Bye. Till then.